हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने शुरू किया था जी मसल टॉपिक सपोर्टिंग मूवमेंट से, और हमने फिर मसल में स्टार्ट किया था स्केलेटल मसल के ऊपर। आज का जो वीडियो है ये डियर स्टूडेंट स्केलेटल मसल का सेकंड पार्ट है, मतलब ये उसका पार्ट 2 है। और आज की वीडियो में हम मज़ीद थोड़ा सा स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोग बड़े गौर से सुनिए, एक एक पॉइंट को बड़े फोकस करें। और फिर भी अगर आपको कोई मसला है टॉपिक के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। डियर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, थोड़ा सा हम स्टार्ट में बात करते हैं स्केलेटल मसल में कौन कौन से कवरिंग पाई जाती है, स्केलेटल मसल में कौन कौन सी शीट पाई जाता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एपिमाइजियम, another is called perimysium and third is called endomysium। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट, आपकी बॉडी में जो स्केलेटल मसल है तो एक इंडिविजुअल मतलब ईच एंड एवरी स्केलेटल मसल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीट एंड दैट शीट इज कॉल्ड एज अ एपिमाइजियम। सो एपिमाइजियम का रोल क्या है? लेट्स सपोज ये आप लोगों के साथ स्केलेटल मसल है, ये इस बोन के साथ एसोसिएटेड है, और आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि बोन्स और स्केलेटल मसल के बीच में आपके साथ एक ब्रिज होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक ब्रिज होता है, एंड द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज नोन एज अ टेंडन्स। सो टेंडन्स are responsible to connect skeletal muscle with your bones, and dears, each and every skeletal muscle is covered by a very important protective cover, and the name of this cover is called epimaisium। For example, अगर मैं कहूं skeletal muscle है तो इसके बाहर आपके साथ एक इस शीट होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, और ये जो आपके साथ शीट है, द नेम ऑफ दिस प्रोटेक्टिव शीट इज नोन एज एपिमाइजियम, एंड एपिमाइजियम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द स्केलेटल मसल। ओके डियर्स, अगर आप एक स्केलेटल मसल को ओपन करें, स्केलेटल मसल को अगर आप लोग ओपन करें, स्केलेटल मसल के ओपनिंग करने के बाद आपको स्केलेटल मसल के अंदर बहुत ज्यादा बंडल्स बनेंगे। बंडल्स मीन के सेल्स का बंडल्स आप लोगों को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं इस स्केलेटल मसल में ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से जो मैंने राउंड किस्म के स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए हैं, अब यूं इमेजिन करें कि ये आपके साथ बंडल्स है, ये आपके साथ एक मसल बंडल है, ये दूसरा आपके साथ एक मसल बंडल है, और ये तीसरा आपके साथ मसल बंडल है। एक स्केलेटल मसल में अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 मसल बंडल्स होते हैं, और हर एक मसल बंडल को हम नाम देते हैं फेसिकल। सो डियर्स, जैसे कि होल स्केलेटल मसल को कवर करता है एक प्रोटेक्टिव शीट जिसको आप एपिमाइजियम कहते हैं, ऐसे स्केलेटल मसल के अंदर इंडिविजुअल मसल बंडल को भी एक प्रोटेक्टिव शीट कवर करता है जिसको हम नाम देते हैं पेरिमाइजियम। सो पेरिमाइजियम इज अ प्रोटेक्टिव कवर दैट कवर each and every muscle bundle, and this muscle bundle is called fascicle। तो हम कह सकते हैं कि मसल फेसिकल को कवर करता है, कवर करता है एक्सटर्नली पेरिमाइजियम, एंड द होल स्केलेटल मसल को एक्सटर्नली कवर करता है एपिमाइजियम। अच्छा डियर्स, अगर आप लोग फिर एक बंडल को ओपन करें, तो अगर मैंने यहां पर एक बंडल लिया हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज अ इंडिविजुअल मसल बंडल आई हैव टेकन फ्रॉम द स्केलेटल मसल, तो फिर अगर आप लोग मसल बंडल जिसको फेसिकल कहता है, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ सेल्स नजर आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, और ये वो सेल्स होते हैं जिसको बेसिकली हम मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स भी कह सकते हैं, एंड दीज सेल्स प्रेजेंट इन ईच मसल बंडल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर। और मसल फाइबर स्केलेटल मसल के हर एक सेल को कहते हैं, स्केलेटल मसल के सेल के नाम को मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर के साथ साथ इसको हम एक और नाम भी देते हैं मायोसाइट। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में भी हमने इसके ऊपर बात की थी। सो डियर्स, जो मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर के ऊपर भी आप लोगों के साथ एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, मसल फाइबर के ऊपर भी आप लोगों के साथ एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, और वो कवर
वो शीट, वो कवरिंग जो मसल फाइबर को एक्सटर्नली लाइन करता है, कवर करता है, उसको फिर हम एंडोमाइजियम कहते हैं। सो एंडोमाइजियम कवर इंडिविजुअल मसल फाइबर। तो यहां पर आप लोग देखें, स्केलेटल मसल को हम 3 किस्म के स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं और हर एक के ऊपर आपके साथ कवर है। एक स्केलेटल मसल खुद, स्केलेटल मसल ओपन करें, उसमें आप लोगों को कलेक्शन ऑफ सेल्स बंडल की शक्ल में नजर आएगा, जिसको फेजिकल कहते हैं, मसल बंडल। और हर एक फेजिकल मसल बंडल के अंदर फिर आपके साथ सेल्स होते हैं, जिसको हम मसल सेल्स कहते हैं, मसल फाइबर्स भी कहते हैं, और मसल फाइबर के साथ इसको मायोसाइट्स भी हम कहते हैं। सो स्केलेटल मसल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय एपिमाइजियम. Inside skeletal muscle, each muscle bundle is covered by perimysium, and in each muscle bundle, each muscle fiber या myocyte is externally covered by the endomysium. And dears, ये तीनों की तीनों covering, epimysium, perimysium, endomysium, basically they are made up of connective tissues. So these are connective tissue sheet which cover the skeletal muscle bundle as well as individual muscle fiber. अच्छा डियर्स, यहाँ पर जो मैंने मसल फाइबर के ऊपर एक बात की ना कि मसल फाइबर को बेसिकली एंडोमाइजियम एक कवर है जो इसको लाइन करती है एक्सटर्नली, तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपने एंडोमाइजियम को मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहना है। मैं कहता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर या मसल सेल, लेकिन एंडोमाइजियम जो कवर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपके साथ मौजूद है ताकि एडिशनल मसल फाइबर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। अभी डियर्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में हम आते हैं उस सेल्स की तरफ जो सेल्स आपके साथ मिलकर मसल बंडल्स बनाते हैं और मसल बंडल फिर आपके साथ मिलकर बनाते हैं स्केलेटल मसल। इसी मसल फाइबर को हम लेकर आगे टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। मसल फाइबर के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी मशीनरी है, मसल फाइबर के कौन कौन से पार्ट्स है, उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शंस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, यू हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग मसल फाइबर व्हिच इज बेसिकली द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। और एक मसल बंडल में डियर्स, एक मसल बंडल जिसको फिजिकल कहते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 to thousands मसल फाइबर होते हैं। इन ईच मसल बंडल दैट इज फिजिकल देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 to thousands muscle fiber, and in each skeletal muscle there are approximately 60 to 100 physical, और आपकी बॉडी में टोटल 600 से ज्यादा मसल्स होते हैं, और आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली स्केलेटल मसल जो होता है इसका जो रेंज मेडिकल साइंस वाले बताते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 400 या अराउंड अबाउट 400 to 450 स्केलेटल मसल टाइप्स इन योर बॉडी। अभी हम आते हैं जी मसल फाइबर की तरफ। तो ऑलरेडी आपको मैंने कहा सेल ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर, एंड मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं। याद रखिए मसल फाइबर के अंदर बहुत डेप्थ है, इसके अंदर बहुत कंसेप्ट्स हैं, तो मैंने इस टॉपिक को देखिए पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज ये जो आपके साथ लेक्चर है ये मेरे लेक्चर का पार्ट 2 है, इंशाल्लाह पार्ट 3 पार्ट 4 मैं जो ही आगे आपके साथ जाऊंगा मसल के सारे कंसेप्ट्स इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे। सो आज थोड़ा सा हम एक जनरल ओवरव्यू करते हैं कि मसल फाइबर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा उसका हम एक जनरल सा इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि और भी आप लोग रियलाइज कर सके रिगार्डिंग स्केलेटल मसल या मसल फाइबर। डियर्स, इधर आप लोग देखें मसल फाइबर के स्ट्रक्चर में जो पहला चीज यहां पर मैंने लिखा है वो आपके साथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब आपके साथ ये है कि आपके स्केलेटल मसल में जितने भी सेल्स है जिसको मसल फाइबर कहते हैं, हर मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए हम एक खास किस्म का टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा। अच्छा, यहां पर मेजॉरिटी चीजों के साथ आप लोग सार्को लफ्ज बार बार सुनेंगे, तो सार्को का मतलब फ्लैश है, फ्लैश गोश्त, और स्केलेटल मसल को हम मीट कहते हैं। अंडरस्टैंड, ये जो आप लोग गोश्त खाते हैं ना, एनिमल्स का गोश्त जब आप लोग खाते हैं तो ये बेसिकली आप लोग स्केलेटल मसल कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। सो सार्को फ्लैश, फ्लैश मीन स्केलेटल मसल, सो दैट्स व्हाई स्केलेटल मसल के जो सेल है जिसको मसल फाइबर कहते हैं, मसल फाइबर के जो पार्ट्स है उसके लिए ज्यादातर हम स्टार्ट में सार्को टर्म लगा
कहलाता है। ठीक है, फिर डियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे मैंने लिखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मसल फाइबर के सेल में मोर देन वन न्यूक्लियाई होते हैं। ऑलरेडी आपको मैंने कहा, क्योंकि मसल फाइबर के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स मशीनरी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी, जिसकी वजह से आप लोगों के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। और मसल सेल के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, इसके लिए बहुत ही अबंडेंट प्रोटीन्स की जरूरत है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। मायोसिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, और बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के मसल फाइबर को ज्यादा कंट्रोलर मशीनरी चाहिए, जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं। तो आपके स्केलेटल मसल के अंदर बेसिकली देयर आर मोर देन वन न्यूक्लियाई, सो दैट्स व्हाई मसल फाइबर आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। डियर्स, मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। And dear student, inside the sarcoplasm there are very important cytoplasmic organelle and other important products. Let's discuss. First is called ER. Mean in sarcoplasm of the muscle fiber, या in the cytoplasm of the muscle fiber, there is a very important cytoplasmic organelle that is endoplasmic reticulum. लेकिन मसल फाइबर में जो मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फंक्शन करता है। और वो मॉडिफाइड फंक्शन ये है डियर्स, कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक आयन यूज होता है, जिसको कैल्शियम आयन कहते हैं। और आपके मसल के अंदर, या आपके मसल सेल जिसको मसल फाइबर्स कहते हैं, इसके अंदर कैल्शियम की स्टोरेज इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। तो इस फंक्शन के बेस पर हम इसको कैल्शियम पंप भी कहते हैं। जब आप लोग उठते हैं और आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके मसल को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। अभी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कैल्शियम पंप के लिहाज से कैल्शियम को पंप आउट करता है और आपके मसल को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, ये फिर हम पार्ट 3 लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कैसे आपके साथ कैल्शियम प्रोवाइड होता है, एंड हाउ योर मसल यूज कैल्शियम फॉर द कंट्रैक्शन प्रोसेस। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that has a modified function for the storage of calcium, that's why the endoplasmic reticulum of muscle fiber is called sarcoplasmic reticulum। तो सार्को टर्म हम इसलिए यूज करते हैं कि बिकॉज दिस ER is basically belong to the muscle fiber, muscle cell। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए जो हम सेकंड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डियर्स, that is called एल्ट्रिब्यूलम। फिर डियर्स नेक्स्ट आपके साथ साइटोप्लाज्मिक पार्ट है गोल्जी बॉडी। याद रखिए, आप लोगों के सेल्स के अंदर जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ना, इसको हम शिप ऑफ द सेल कहते हैं। अभी गोल्जी बॉडी को हम शिप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रोल है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब यही डियर, जब भी आप लोगों के सेल के अंदर या मसल सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बन जाते हैं, एंजाइम्स बन जाते हैं, हार्मोन्स आपके साथ बन जाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सर्टेन चीजें जब आपके मसल सेल के अंदर बन जाती है, तो इसको फिर डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए इसको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत है। और वो आपके साथ गोल्जी बॉडी है। और गोल्जी बॉडी के साथ मोटर बाइक्स होते हैं, इसके साथ मोटर कार होता है, इसके साथ आपके साथ बसेस होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, जिसको व्हीकल्स कहते हैं। व्हीकल को मैं व्हीकल भी कहता हूं, क्योंकि गोल्जी बॉडी उन चीज को इस व्हीकल में पैक करते हैं। और व्हीकल का रोल व्हीकल की तरह है कि वो उसको गोल्जी बॉडी से जहां तक इस चीज ने ट्रांसपोर्ट होना होता है, जाना होता है, जो उसका डेस्टिनी है, वहां पर वो चीज आपके साथ पहुंच जाता है। सो गोल्जी बॉडी बेसिकली हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन मसल सेल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और इसके बाद फिर आपके साथ है डियर्स माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबको पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी तो चाहिए। विदाउट एटीपी, विदाउट एनर्जी योर मसल्स इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके मसल्स को एटीपी नहीं मिलेंगे, आपको मसल फैटीग होगा, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की सलाहियत उसके अंदर खत्म होगा। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया is responsible to provide ATP. ATP supply energy to muscle for the contraction process. फिर next है dear is ribosome, which is also called sarcoribosome. Ribosomes of the muscle cell या muscle fibers are called sarcoribosome. And ribosome dears protein machinery है, प्रोटीन को synthesize करते हैं। ये आपके साथ actin, myosin, tropomyosin, troponin, all of these are the contractile proteins which are synthesized in the muscle fiber by the help of ribosomes. फिर है dears ग्लाइकोजन। याद रखें, आपके बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो ग्लूकोज है ना, वो स्टोर होते हैं लेवर और स्केलेटल मसल्स में।
स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की शक्ल में स्टोर होता है, डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड अ स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। और जब भी आप लोग कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं उस टाइम जब आपके मसल को एनर्जी चाहिए होता है तो एटीपी की जनरेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन अमल के जरिए से होती है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज यूज होता है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के साथ आपके साथ एटीपी बनते हैं और यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन से पहले बनेगा और ये फिर आगे जाकर इस्तेमाल होगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। सो जब भी आप कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो आपकी मसल सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में आपके साथ ग्लूकोज की फॉर्मेशन ग्लाइकोजन से हो जाती है, ग्लूकोज आगे आपके साथ एटीपी के फॉर्मेशन में यूज होता है, तब आपके मसल एक्टिविटी करने के काबिल हो जाता है। डियर्स, नेक्स्ट चीज है मायोग्लोबिन। अच्छा, स्केलेटल मसल को हम मीट भी कहते हैं। मीट आपके साथ आप देखिए रेडिश होता है, रेडिश फ्लैश है, गोश्त जिसको आप लोग कहते हैं ना। स्केलेटल मसल का कलर अगर रेड है तो कोई ना कोई ऐसी चीज मसल के अंदर होगा जो स्केलेटल मसल को कलर भी देता है। यस, वो आपके साथ है मायोग्लोबिन। डियर्स, मायोग्लोबिन को हम एक तरह मायोहेमोग्लोबिन भी कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये बेसिकली साइंटिस्ट इस लिहाज से कहते हैं कि ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ डीलिंग करता है। मीन के मायोग्लोबिन के स्केलेटल मसल के अंदर दो मेजर रोल है। रोल नंबर 1 ये है डियर्स कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ये ऑक्सीजन रिजर्वायर है, ये ऑक्सीजन स्टोरेज फैक्ट्री है। एंड सेकंड डियर्स, ऑक्सीजन स्टोरेज के साथ साथ ये पिगमेंट भी है, ये बेसिकली आपके स्केलेटल मसल को रेड कलर भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जब कोई फिजिकल वर्क करता है ना तो उसको फैटिग बहुत जल्दी हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होता है जिसका स्टेमिना बड़ा आउट क्लास होता है, वो कंटिन्यूअसली कई घंटों तक मस्कुलर वर्क करते हैं लेकिन वो इतना जल्दी टायर्ड नहीं होता। याद रखिए, जब आप लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं और आप स्केलेटल मसल को जितना कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, सो आपकी स्केलेटल मसल में द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड नंबर ऑफ मायोग्लोबिन लेवल इज इंक्रीजिंग। तो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, मसल को यूज करते हैं, तो आपके मसल ज्यादा मायोग्लोबिन को प्रोड्यूस करते हैं। जितना ज्यादा मायोग्लोबिन आप लोगों के मसल्स में होगा, ऑक्सीजन स्टोरिंग आप लोगों की मसल में ज्यादा होगा, तो मीन के आप लोगों को फैटिग और टायर्डनेस जल्दी नहीं होती है। सो प्लीज आप लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें और आप लोग अपने लाइफ को एक्टिविटीज के थ्रू गुजारे। मीन के आप लोग डेली बेस पर एक्सरसाइज करें। फिर डियर्स, मायोफाइब्रल्स। अब याद रखिए, मायोफाइब्रल्स मसल फाइबर या मसल सेल के साइटोप्लाज्म की बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी है, और आपके मसल सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी है, ये सारी कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी आपके मसल सेल के अंदर एक चेंबर की शक्ल में प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं मायोफाइब्रल्स। सो मायोफाइब्रल्स आर बेसिकली द कॉन्ट्रैक्टाइल चेंबर ऑफ द मसल फाइबर। They are also known as contractile elements of the muscle fiber। जैसे कि डियर्स, आप लोगों के सेल के अंदर सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए में। डीएनए के फिर रिपीटेड यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको आप जीन कहते हैं। ऐसे ही आप लोगों की सारी जो मशीनरी है वो बेसिकली मायोफाइब्रल के अंदर बंद होती है, और मायोफाइब्रल के अंदर फिर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स कहते हैं। सो मायोफाइब्रल खुद कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है, और मायोफाइब्रल के अंदर जो यूनिट्स आते हैं वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स इन द मायोफाइब्रल इज कॉल्ड सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स ऑफ द मायोफाइब्रल या मसल सेल। एंड डियर्स, सार्कोमेयर इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। इसको हम मसल सेल या मसल फाइबर का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी कहता है। यह नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये वही यूनिट है जो आपके साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होते हैं, और इसी सार्कोमेयर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन एटसेट्रा, इसकी वजह से आपकी मसल इस काबिल हो जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सके। फिर डियर, अगर आप सार्कोमेयर के अंदर देखें तो आपको सार्कोमेयर के अंदर एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसके लिए हम टर्म फिलामेंट्स यूज करते हैं। सो मायो टर्म हम मसल्स के लिए यूज करते हैं, और फिलामेंट्स का मतलब कि इनसाइड द सार्कोमेयर देयर आर सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, एंड दीज सिलेंड्रिकल और फिलामेंट्स इन द मसल्स आर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिलामेंट्स इसी यूनिट में होते हैं जिसको सार्कोमेयर कहते हैं, और ये मायोफिलामेंट डायमीटर के लिहाज से हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। Some myofilaments are thick while
some myofilaments are thin. So the thick myofilaments are called myosin filament, and thin myofilaments are known as actin filaments. And myosin filaments are basically made up of very important contractile protein that is called myosin protein, and actin filaments are made by the combination of more than one contractile proteins including actin protein, tropomyosin protein and troponin protein. जब यही myosin और actin filament आपस में overlap हो जाए, जब आपस में connection बनाए, so your muscles are able to contract. और जब actin और myosin filament एक दूसरे से detach हो जाए, इसके दरमियान जो interaction है वो ख़त्म हो जाए, then your muscles are able to relax. अब ये होता कैसे है, इंशाल्लाह it will be discussed in the coming parts of this lecture. Thank you so much. Stay blessed.